दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हम सभी का लाइफ में एक ही कॉमन पर्पस है और वो है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और एक अच्छी और एक कंफर्टेबल जिंदगी जीना। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में अच्छी हाई पेइंग जॉब कर रहे आदमी का भी यही सेम गोल है और कड़ी धूप में मेहनत कर रहे एक मजदूर का भी सिर्फ यही पर्पस होता है, अपनी लाइफ को जीने का, बस इसी उम्मीद से कि एक दिन वो अमीर बन जाएगा। मैं चाहता हूं आप खुद से ये सवाल पूछें। आप अभी जैसे जी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब करते हो, आप अपने दिन के 24 घंटे को कैसे बिताते हैं? और अगर आप इसी तरह अपनी लाइफ जीते रहे तो क्या आप अमीर बन पाएंगे और अपनी ड्रीम लाइफ को जी पाएंगे? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। अमीर कौन नहीं बनना चाहता? रात दिन सोते जागते हर किसी के मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि मैं करोड़पति क्यों नहीं हूं। मैं भी उतनी ही तो मेहनत करता हूं जितना दूसरा पर्सन करता है और उसके बावजूद मैं हमेशा पैसों की तंगी से ही जूझता रहता हूं। हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या हमने कभी उसका माइंडसेट जानने की कोशिश की है? क्या आप भी उस व्यक्ति की तरह सोचते हैं और उसकी तरह जोखिम उठाने को तैयार हैं? अगर ऐसा है तो आप भी जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। आपको इसके लिए हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप गारंटी से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सबसे पहले अपने टारगेट को हासिल करने के लिए किसी भी पर्सन में ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है। अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका माइंडसेट भी ग्रोथ वाला ही होना चाहिए। आप अमीर हैं कि नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपका माइंडसेट मिलियनेयर वाला ही होना चाहिए। यदि आप फ्यूचर में अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको अपने उस टारगेट के हिसाब से ही अपना माइंडसेट रखना होगा। जो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं वो सिर्फ अपनी डेली लाइफ के बारे में ही सोचते हैं। उनका टारगेट होता है कि अगर वो आज पैसे कमाएंगे तो वो आज खाना खा पाएंगे। और जो उनसे थोड़ा कम गरीब होते हैं वो अपने एक हफ्ते के राशन के बारे में सोचते हैं। फिर अगर हम मिडिल क्लास वाले लोगों की बात करें तो वो अपने मंथली खर्च कैसे चलाएंगे, कैसे वो अपने कंफर्ट की चीज इकट्ठा कर सकते हैं, इसी बारे में सोचते हैं। वो अपने क्रेडिट कार्ड से भी चीजें खरीद लेते हैं या फिर बैंक से लोन भी ले लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो उसे चुका सकते हैं अपनी सैलरी से। अब अगर हम अमीर लोगों की बात करें तो वो साल भर का एक साथ खर्च सोचते हैं, यानी कि वो रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में या फिर ग्रोइंग बिजनेस में अपना पैसा लगा देते हैं। उनका टारगेट होता है कि इस साल का खर्चा तो आराम से चलेगा, बाकी पैसा वो लगा सकते हैं कहीं भी। अब अगर हम बात करें बहुत ज्यादा अमीर लोगों की तो वो लोग हमेशा डेकेड के बारे में सोचते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि उनके पास इतना पैसा है कि उनके बच्चे बैठकर आराम से खा सकते हैं और वो अपने पैसे को और पैसा बनाने में लगा देते हैं। बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स या गलतियों के लिए दूसरों या बाहरी ताकतों को ब्लेम कर देते हैं और वो हमेशा एक बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर हम किसी बिजनेसमैन की बात करें, अगर उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा तो वो एक खराब मार्केट को ब्लेम देता है। लेकिन करोड़पति मेंटालिटी कहती है मैं अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करता हूं। अगर मेरे रिजल्ट्स खराब हैं और मेरी बिक्री कम है तो मैं जिम्मेदार हूं। यही सच है। अगर मेरी बिक्री बढ़ती है मैं जिम्मेदार हूं। यानी आप हर बार मार्केट का या मौसम का या कोई भी बाहरी बहाना देकर नहीं बच सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर बिजनेस आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही है और बड़े बड़े काम करने के लिए बड़ा रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितना आप बनना चाहते हैं तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि आप सही एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप ही जिम्मेदार हैं तो आपका मिलियनेयर माइंडसेट आपके रिजल्ट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और फेलियर मिलने के बाद भी निराश हुए बिना अपने काम में लगे रहते हैं। जो लोग हताश हो जाते हैं
या हार मान लेते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए फेल होने के बाद भी डीमोटिवेट होने से बचें और अपने काम को ईमानदारी से करते रहें। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। ये सारा खेल मनी मैनेजमेंट का होता है। एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ ही इस मामले में पेशेंट और डिसिप्लिन का भी रोल बहुत बड़ा होता है। सिर्फ इनकम से अमीर बनना तो इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर आप सोचें कि आप कहीं पर 50,000 की जॉब करते हो और आप उससे अमीर बन जाएंगे, तो ये शायद इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ही ऐसा मुश्किल हो जाता है कि आप एक इनकम से अमीर नहीं बन सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग अपने सारे इनकम को अपने जरूरी खर्च और अपनी लग्जरीज, महंगी कार, घर, इन सब में खर्च कर देते हैं। वो पैसे से पैसा बनाने के बारे में सोचते ही नहीं है। और जब सारे खर्चे के बाद उनके पास कुछ पैसा बचता है तो उसे वो सेविंग्स के तौर पर बस जोड़ते ही हैं। आपको पता ही है, समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू तो घटती ही रहती है। तो सेविंग्स में डाला हुआ पैसा भी आपको कुछ खास वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर आप अपना सारा पैसा खर्च करने में उड़ा देंगे तो फिर आप चाहे जितना भी कमा लें, आपके लिए कम ही पड़ जाएगा। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि आजकल हर किसी के पास पैसा कैश में है, यानी कि उसके पास पैसा पैसे के रूप में ही है, किसी एसेट के रूप में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कहीं पर जमीन पड़ी हुई है और आज 10 साल बाद उसे आप बेचते हैं तो कहीं ना कहीं वो आज की वैल्यू से कई ज्यादा महंगी बिकेगी। यानी अगर वही पैसा आपने अपने पास रखा होता तो शायद इतनी वैल्यू नहीं बढ़ती, लेकिन वो एसेट्स के तौर पर गोल्ड, प्रॉपर्टी या किसी रूप में रखा है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ सेविंग करके अमीर बन सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। पैसे की कीमत दिन ब दिन घटती ही जाती है। केवल एसेट्स ही ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती है और जिसकी वजह से आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। क्या आपको पता है कि आजकल लोगों को ऐसा भी लगता है कि लोग पैसे से डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो सेल्फिश होते हैं या वो बहुत बुरे यानी कि ईविल होते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर सकता है, वो ईमानदार नहीं होता है। जिनके पास बहुत पैसा होता है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसी कई सारी बातें जो आजकल समाज में फैली हुई हैं। आपकी लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अमीर बनना सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता है, बल्कि पैसा कमाना तो एक बाई प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ आपको सक्सेस भी अचीव होती है और आपको अपनी लाइफस्टाइल भी अच्छी करनी होती है। आपको अपनी इनकम के साथ साथ अपनी वेल्थ भी मेंटेन करनी होती है। समाज में बहुत सारे नेगेटिव थॉट फैलने के कारण बहुत सारे लोग चाहते ही नहीं हैं कि वो उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां पर लोग उन्हें बुरा समझें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि जिनके पास पैसा होता है या तो वो बहुत अच्छे होते हैं या तो बहुत ही बुरे। पर ऐसा तो कोई भी इंसान हो सकता है जिसके पास पैसा ना भी हो वो भी। हालांकि ये बात अलग है कि जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, यानी कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर चाहे तो अपने घर वालों का इलाज करा सकता है। वहीं अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो सरकारी अस्पताल में ले जाएगा जहां पर कम पैसे में इलाज हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उस तरह प्राइवेट ट्रीटमेंट उसको वहां पर ना मिले। अगर आपके दिमाग में भी यही थॉट आता है कि पैसा कमाने के बाद आप एक नेगेटिव इंसान या बोल्ड इंसान बन जाएंगे जिसकी वजह से आप दूसरों को हर्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि जब आप बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो किस तरह से लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि ऐसा सोचना आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब ला सकता है और आपको लगेगा कि हाँ, किसी की मदद करने के लिए तो आपके पास पैसा होना बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपके सामने डिस्कस करता हूं। मान लीजिए
कि आपके पास पैसा है तो आप गन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की जान लेनी है तो क्या गन से जान जा सकती है? बिल्कुल, गन से जान जा सकती है, लेकिन आदमी को आदमी ही मारता है, गन किसी को नहीं मारती है। बिल्कुल उसी तरह पैसा कभी भी बुरा नहीं होता है, बल्कि उसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कैसा है ये उस पर डिपेंड करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों की लिस्ट में भारत भले ही 11वें नंबर पर हो, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा दान देने वालों की लिस्ट में टॉप पर है। हुरून रिसर्च और एडलगे फाउंडेशन की 23 जून को जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा का नाम पहले नंबर पर है। जमशेदजी टाटा ने पिछले 100 सालों में 102.4 अरब डॉलर यानी करीब 7.60 लाख करोड़ रुपए दान देकर सबसे बड़े दानवीर का दर्जा हासिल किया है। ये रकम रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 84 अरब डॉलर यानी करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जमशेद जी के बाद उनकी विरासत को संभालने वाले रतन टाटा भी दान के मामले में पीछे नहीं है। रतन टाटा का नाम भला आज कौन नहीं जानता। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की गिनती दुनिया के महान दानवीरों में होती है। वो न केवल एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। पिछले साल मार्च में टाटा ग्रुप ने कोरोना से लड़ने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का दान दिया था, जो इंडियन बिजनेस घरानों द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान था। बहुत सारे लोग पैसे के साथ रिस्क लेने से इसलिए भी डरते हैं या इन्वेस्टमेंट करने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, या फिर पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं, संभाल के खर्च करो। तो कहीं ना कहीं हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि पैसे को लेकर हमारे मन में थॉट ही डरावने हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो हम क्यों करें। सबसे पहले तो हमें पैसे से डरना नहीं है, बल्कि उसके साथ खेलना है, यानी कि और पैसे कमाने के बारे में सोचना है। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो क्यों करने जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, वो बिजनेस आपको कितना बेनिफिट दे रहा है। जब भी कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी बेसिक नीड होती है कि वो कैसे सरवाइव करेगा, या वो इतना पैसा तो कमा ही पाए कि वो अपने घर का खर्च चला पाए, अपने फोन का बिल भर पाए, गैस का बिल भर पाए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर पाए और खाने तक का कमा पाए। फिर उसके बाद वो थोड़ी लग्जूरियस चीजों के बारे में सोचता है कि वो किसी मूवी डेट पर जा सके या पिज्जा खा सके या जो भी उसे पसंद है वो काम कर सके। जब भी आप पैसे कमाने शुरू कर देते हैं तो आप एक अच्छा घर चाहते हैं, एक अच्छी कार चाहते हैं, साल में 1-2 जगह वेकेशंस प्लान करते हैं। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, आपको उसे खर्च करना भी आना चाहिए। और अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसे आप कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्यों खर्च कर रहे हैं। लगभग सभी लोग कमाने की होड़ में मनी मैनेजमेंट करना भूल जाते हैं और जिसकी वजह से उनके सारे पैसे खर्च में ही निकल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक टाइम आता है जब हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं बचती कि हम काम कर पाएं। तो उस समय हम कहां से पैसा लेंगे, यानी कि आपको कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे आपके पास एक पैसिव इनकम लाइफ टाइम आती रहे। यह हमेशा याद रखना कि किसी के पास कितने भी पैसे हों वो एनफ नहीं होते हैं। लोगों की चाहत बढ़ती ही जाती है, पर हमें अपनी प्रायोरिटी हमेशा याद रखनी है कि हमें कितना चाहिए, क्यों चाहिए और हम कहां खर्च कर रहे हैं। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि पैसा कभी भी बहुत नहीं होता है। हर किसी के पास पैसे की कमी है, चाहे जितना भी हो जाए। हमारे दिमाग में हमारी जरूरतें, हमारा पैशन और हमें क्यों पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए, हमेशा होना चाहिए। अगर हम बात करें कि हम कैसे अपनी लाइफ में पैसे की वैल्यू को बढ़ाएंगे,
तो सबसे पहले तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उसमें एक वैल्यू डालनी होगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट लोग खरीदें, तो आपको लोगों से डिफरेंट बनना ही होगा। एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी कि कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए अपने पैसे को खर्च करे। आजकल कोई भी अगर 10 रुपए खर्च करता है तो वो सोचता है कि 10 रुपए में उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको ये सोचना बहुत ही जरूरी है कि आप जो भी चीज बेच रहे हैं उसको इंसान क्यों खरीदेगा। तभी आप अमीर बन सकते हैं। सिर्फ बिजनेस खोलना ही काफी नहीं है। ये तो हमने बात की पैसे की, लेकिन क्या सिर्फ पैसा है लाइफ के लिए जो काफी है? हाँ, पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसे से और पैसा बनाने के लिए आपका स्किलफुल होना भी तो जरूरी है ना। क्या ये जरूरी नहीं है कि आप किसी और चीज में इन्वेस्ट करने से पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें? अब आप सोच रहे होंगे खुद के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आइए जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि आप खुद के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, खुद के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ाना और अपने आप को बेहतर करना है। जितना ज्यादा आप खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आपको कामयाब बना सकती है, तो आपको वो स्किल जरूर सीखनी चाहिए जो आपको कामयाब बना सके, या फिर आप उस स्किल की हेल्प से कामयाब हो सकें। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई स्किल होना बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी नई स्किल सीखकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है, फिर भी लोग इसे अपने फालतू के कामों में बर्बाद कर देते हैं। अगर आपने एक बार समय को गंवा दिया तो आप उसे चाह कर भी वापस नहीं पा सकते। इसलिए समय रहते खुद पर इन्वेस्ट करके खुद को बेहतर बना लें और वो सारी चीजें कर लें जो आप करना चाहते हो। समय की वैल्यू को समझें और इसका सही यूज करना सीखें। अगर आपने खुद पर इन्वेस्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कामयाब हो गए, बल्कि कामयाब होने के लिए आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने कोशिश करनी छोड़ दी, इसका मतलब आपने आगे बढ़ना छोड़ दिया। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन आपको सक्सेसफुल बनाती है। इसलिए कभी भी हार ना मानो और कोशिश करते रहो। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, जिसने किताबों को पढ़ लिया उसने सब कुछ जान लिया। किताबों से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्कूल बुक्स को पढ़ें, बल्कि किताबों से मेरा मतलब है कि आप कोई ऐसी किताब पढ़ें जो आपको आपकी फील्ड में आगे बढ़ने में मदद कर सके। उस किताब से आपको कोई वैल्यू मिलेगी। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। इसलिए हर रोज कम से कम 30 मिनट कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ें या सुनें। अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप ऑनलाइन किताबों को पढ़ सकते हैं। आजकल लोग हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन सिर्फ सामान ही खरीदा जाए, बल्कि ऑनलाइन सीखा भी जा सकता है। आज ऑनलाइन यूट्यूब और गूगल से न सिर्फ आप सीख सकते हैं, बल्कि अपनी उस लर्निंग से आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं। बस आपके अंदर सीखने की एक चाह होनी चाहिए। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास मोबाइल फोन्स, टैबलेट या लैपटॉप है। हम आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन चाहें, वो सारी हमारी फिंगर टिप्स पर अवेलेबल हो जाती हैं। यानी हमें बस एक क्लिक करना है और सब कुछ हमारे सामने होता है। अगर आप अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है, तो आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ताकि कोई और आपका कस्टमर चुरा ना सके। आजकल दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है।
तो जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं उनको यूज करके हमेशा सीखते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर डालने के बाद आगे फ्यूचर में स्किल सीखने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हमें जितना कामयाब होना था हम हो चुके हैं, अब हमारी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, अब हम क्या ही करेंगे कुछ नया सीखकर। पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने 40 साल 50 साल होने के बाद कामयाबी को हासिल किया, यानी कि वो एक उम्र के बाद रुके नहीं। उन्होंने हमेशा कुछ नया सीखा है और हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है। सक्सेस उम्र की मोहताज नहीं होती, बस उसके लिए हौसला और कुछ नया कर गुजरने का साहस और एक आइडिया चाहिए होता है। जिंदगी कभी भी बदल सकती है। जरा सोच के देखिए, 48 साल की उम्र में जिस डायरेक्टर की पहली फिल्म रिलीज हो रही हो और वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में धमाका कर दे। जॉर्ज ए.आर. मार्टिन की गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसी ही कहानी बताती है। या फिर जूलिया चाइल्ड, जिसने अपनी लाइफ में 30 ऑटम देखने तक कभी खाना बनाना नहीं सीखा और 50 की उम्र में कुकरी बुक लिखकर छा गई। वैसे तो कहानियां कई हैं। आप बॉलीवुड कलाकार बमन ईरानी को ही ले लीजिए, जिन्होंने 40 साल तक फोटोग्राफर और वेटर का काम किया। 44 साल की उम्र में मुन्ना भाई MBBS फिल्म में शानदार अभिनय करके वो छा गए। उन्होंने अपने जीवन में वेटर, फोटोग्राफर, आवाज कलाकार ये सारे काम किए। वैसे कॉमेडी और विलन के रोल के लिए भी वो जाने जाते हैं। उन्होंने डॉन, मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स और PK जैसी फिल्मों में एक्सीलेंट एक्टिंग की है। इनकी सक्सेस की स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग और खूबसूरत है, जो बताती है कि सक्सेस कभी भी उम्र को नहीं देखती। आइडिया और बस कुछ अलग कर जाने की जिद और पैशन को ढूंढती है आपकी जिंदगी में। अगर इन्होंने कभी सोचा होता कि ये वेटर की नौकरी है या वो फोटोग्राफर बनकर ही खुश हैं, तो फिर कभी वो ग्रेट एक्टर ना बन पाते। इसी तरह बिल्कुल हमें भी अपना टाइम मैनेज करके रखना चाहिए। हमें अपने पूरे साल का टारगेट सेट करना चाहिए कि हमें कुछ नया सीखना है। फिर चाहे वो फ्रेंच क्लासेस हो, स्विमिंग हो या सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग के लेसन ही क्यों ना हो। आने वाले समय में स्किलफुल आदमी ही सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा, ये बात तो तय है। और अगर आपको लगता है कि कोई स्किल आपको ज्यादा कामयाब बना सकती है और आपके लिए अच्छी है, तो आप उसके पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि जहां पर आपका इंटरेस्ट होगा वहां पर स्किल सीखना आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उस बिजनेस में या उस फील्ड में आप ज्यादा कमिटेड होकर रह पाएंगे। और जब भी आप किसी चीज के लिए दिल से कमिटेड हो जाते हैं, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब अगर हम स्किल की बात कर ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सी स्किल जरूरी है? देखिए, टेक्निकल स्किल सीखना आज की दुनिया की डिमांड है, लेकिन मैं 3 तरह की स्किल्स के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसमें पहली स्किल है स्पीकिंग स्किल, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बात करनी है, कैसे अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना है। हम उसे कम्युनिकेशन स्किल भी बोल सकते हैं। इसके बाद दूसरी आती है कॉपी राइटिंग स्किल्स और तीसरी सेल्स स्किल्स। आप चाहे किसी छोटी कॉर्पोरेट जॉब में हो या किसी बड़े बिजनेस में हो, ये 3 स्किल्स हमेशा आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन, जब भी वो स्पीच देने आता है तो सबसे ज्यादा कमांड उसका इन्हीं तीनों स्किल्स पर ही होता है। अगर आपके पास स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, तो आप क्या किसी को भी मोटिवेशन दे पाएंगे या किसी को भी समझा पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कई राइटर की बुक पढ़ी होगी, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन भी मिल पाता है। तो क्या आपको लगता है अगर उनके पास कॉपी राइटिंग या राइटिंग स्किल्स नहीं होती, तो वो आपके लिए एक मोटिवेशनल बुक लिख पाते या आप तक अपनी बात पहुंचा भी पाते?
बिल्कुल नहीं पहुंचा पाते अगर उनके पास राइटिंग स्किल्स ना होती। जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे पास सेल्स की स्किल होना बहुत ही जरूरी है। आप कैसे सामने वाले पर्सन को समझाएंगे या अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसे अपना कस्टमर बना पाएंगे? लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि हम जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में वैल्यू डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपना 10 रुपए खर्च करता है तो बहुत सोच समझ कर ही करता है। अगर आपके अंदर सेल्स स्किल नहीं होगी तो आप कैसे मार्केट की डिमांड को समझकर या कस्टमर की नीड को समझकर अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे? आप में से बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि हम मनी मैनेजमेंट के लिए या स्पीकिंग के लिए लोगों को हायर करके भी काम चला सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही जरूरी माना गया है कि भले ही आपके साथ कितने लोग खड़े हों, लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप ही दे सकते हैं। हो सकता है अभी आपको किसी पर्सन की नीड हो जो आपके बिहाफ पर किसी से बात करे, लेकिन क्या वो बिल्कुल वही समझा सकता है जो आप समझाना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात को आपसे ज्यादा अच्छे से कोई और बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपको अभी से कोशिश करनी चाहिए कि आप इन तीनों एरियाज में अपनी एजुकेशन या नॉलेज और ज्यादा बढ़ाएं और अभी से अपनी इनकम को बढ़ाना शुरू करें। हम में से बहुत सारे लोगों ने काफी लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी है, सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की है कि आपने उनकी स्टोरी या उनके क्लूज को जानने की कोशिश की हो? हम कहानी के तौर पर तो किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं, लेकिन उस दौरान उनकी जो जर्नी रही उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कौन सा स्टेप लिया, क्या ये सब जानना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में जान करके उनसे कुछ सीख सकते हैं और क्या क्या चीजें सीखनी जरूरी भी हैं। आपने कभी सुना है कि सक्सेस हमेशा अपने पीछे एक सुराग छोड़ करके जाती है? हमें बस उसी सुराग को ढूंढना होता है और उसे फॉलो करना होता है। वैसे तो हम सभी अलग हैं और हम सभी को अपनी पहचान अलग अलग ही बनानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो दूसरों की सक्सेस से सीखने में क्या ही बुराई है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसे को समझ नहीं सकते। इस तरह अगर आपके पास समय नहीं है तो आप समय का मैनेजमेंट भी नहीं सीख सकते, और अगर आपके पास कोई लीड नहीं है तो आप मार्केटिंग में भी नहीं सीख सकते, और अगर आपने आज तक कोई डील क्लोज नहीं की है तो आप सेल्स भी नहीं सीख सकते। तो इसका मतलब अगर आपने कभी सक्सेस को चखा नहीं है या सक्सेसफुल लोगों को फॉलो नहीं किया है तो आप सक्सेस के बारे में कैसे सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं सीख सकते। उन लोगों को देखिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, उनके क्लूज को फॉलो कीजिए जो उन्होंने छोड़ रखे हैं, उनके मॉडल को समझिए और देखिए कि उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी में क्या किया है। जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उन्हें कॉपी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उनसे इंस्पायर होना चाहते हैं। हो सकता है कि जो गलतियां उन्होंने अपनी लाइफ में की हों, उनकी स्टोरी जानने के बाद आप वो गलतियां ना करें। अगर आपको कहीं से भी सीखने को मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। टेड विलियम्स ने कहा है, हर इंसान के पास एक गोल होना चाहिए, चाहे वो एक दिन के लिए हो चाहे लाइफ टाइम के लिए। हमें हमेशा अपने गोल्स तय रखने चाहिए और हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए। आप चाहें तो अपने गोल्स को लिख कर भी रख सकते हैं ताकि आप जब भी उन्हें देखें तो आपको याद आ जाए कि आपको किस चीज के लिए मेहनत करनी है और आपने क्या सोच रखा है। अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि सबसे पहले वो किसी भी बिजनेस की प्लानिंग करते हैं और एक गोल सेट करते हैं, उसके हिसाब से ही आगे कदम बढ़ाते हैं ताकि चीजें उनकी प्लानिंग के अनुसार हों। मैं आपको एक स्मार्ट गोल सिस्टम के बारे में बताता हूं। स्मार्ट की स्पेलिंग तो आप सभी जानते होंगे, SMART। S का मतलब है स्पेसिफिक, M का मतलब है मोटिवेशनल, A का मतलब है अटेनेबल, T का मतलब है ट्रैकेबल,
आपका गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। अब आप ये मत समझिएगा कि स्पेसिफिक का मतलब अच्छा होता है। अच्छी तो हर चीज होती है, स्पेसिफिक अलग है और अच्छे वे में अलग है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप एक डेट जरूर तय करें कि इस तारीख तक हमें ये गोल कंप्लीट करना है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सोचिए, अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में सेल्स में जॉब करते हैं तो आपने ये टारगेट बनाया कि इस साल मैं 60 नए क्लाइंट्स को अपने साथ ऐड करूंगा। तो आपने एक बड़ा गोल सेट कर लिया है कि 60 लोगों को अपने साथ जोड़ना है, यानी कि आपके एक महीने में 5 नए क्लाइंट होने ही चाहिए, तभी जाकर के आप साल भर में 60 लोगों को जोड़ पाएंगे। तो जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो उसे हमेशा छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर लेना चाहिए ताकि उसको पाना आपके लिए आसान हो जाए। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर आप सेल्स में हैं तो इसका मतलब आप सेल्स कॉल बढ़ाएंगे, तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को अपने साथ ऐड कर पाएंगे। आपको अपने पुराने क्लाइंट्स को भी मेंटेन करना है और हफ्ते में 1 से 2 नए क्लाइंट को भी ऐड करना है। तो आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को कॉल करेंगे और अपनी सेल्स को पिच करेंगे। जब आप एक एक दिन करके स्टेप्स लेंगे तब जाकर आप हफ्ते भर का टारगेट पूरा कर पाएंगे, फिर जाकर के आप महीने भर का टारगेट पूरा कर पाएंगे और फिर उसके बाद जो आपने साल भर का गोल अपने दिमाग में रखा है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट करेंगे कि आप अपने पुराने कस्टमर को भी ऐड कर रहे हो और आप नए लोगों को भी ऐड करने के लिए मेहनत करेंगे। अब इसके बाद दूसरा आता है कि आपका गोल मोटिवेशनल होना चाहिए। आजकल किसी को भी बोरिंग काम करना पसंद नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि वो जो भी काम करे उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट तो हो ही, थोड़ा मोटिवेशन हो, ताकि वो काम करने के लिए ट्रिगर्ड हो सके। कभी कभी आप वही काम कर करके बोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका उस काम में मन ही नहीं लगता है। तो आपको हमेशा ऐसा गोल चूज करना है जो आपको मोटिवेट करता ही रहे। इसके लिए अपने गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। आप उसमें चेंज भी ला सकते हैं ताकि आपका मन भी बना रहे उस काम को करने के लिए। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो रोजाना जॉब करने जाते हैं तो उनके दिमाग में बस जाता है कि यार हमें तो रोज सुबह उठना पड़ता है, रोज ऑफिस जाना होता है और फिर वही जॉब। कहीं ना कहीं उनकी मॉर्निंग ही बोरिंग हो जाती है और फिर पूरा दिन उनका काम में ढंग से मन भी नहीं लगता है। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? ऐसे में हमें कुछ मोटिवेशनल टारगेट पूरे करने चाहिए, जैसे कि मैं आज ऑफिस जाऊंगा, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। ऐसा आप खुद को चैलेंज कीजिए और समय समय पर जब भी वीकेंड आए आप खुद को ट्रीट भी दीजिए। आप वेकेशंस पर जाइए, आप अपने आप को खुश रखिए ताकि आपको ये ना लगे कि आप अपनी लाइफ में बोर हो रहे हैं। अब तीसरी बात जो हमने की थी वो है गोल अटेनेबल होने की, यानी कि आपको कुछ ऐसा गोल भी नहीं सेट करना है कि वो आप पूरा ही ना कर पाएं। आपको धीरे धीरे अपने आप को बड़े टारगेट देने हैं। आप पहले ही दिन ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बनना है। आपको अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने गोल्स को सेट करना है। आप एक ही दिन में अपने आप को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वरना आपकी बातें तो हवाबाजी में ही रह जाएंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि गोल रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जायज होना चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि आप सेल्स में हैं तो आपने 60 कस्टमर का प्लान बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये एक रेलेवेंट गोल आपने सेट किया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका गोल हमेशा ट्रैकेबल होना चाहिए। आप कोई ऐसा गोल तो नहीं बनाएंगे जिसको आप संभाल ही ना सकें। ट्रैकेबल का मतलब वैसे ये है कि आपको समय समय पर अपना गोल चेक करते रहना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने गोल तो सेट कर लिया कि मुझे एक साल में 60 नए क्लाइंट चाहिए, लेकिन हर महीने 5 क्लाइंट ही नहीं बना पा रहे हैं आप। तो साल में 60 कैसे बना पाएंगे? उसके लिए आपको अपने गोल को हर हफ्ते, हर महीने ट्रैक भी करना है। अगर आप एक महीने में 5 की जगह पर 4 नए क्लाइंट ही जोड़ पाए हैं तो आपको अगले महीने ये सोचकर चलना होगा कि मुझे 6 से 7 क्लाइंट चाहिए ताकि मैं
अपनी कमी की भरपाई कर सकूं। कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई काम करें, लेकिन हमेशा इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी चीज हमेशा आपके हाथ में होती है। यह आपकी चॉइस है कि आप उठ करके काम करना चाहते हैं या अपना एक दिन लॉस करके फिर से पीछे ही जाना चाहते हैं। बड़ा गोल पाने के लिए आपको उसे छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ना ही होगा, लेकिन उन छोटे छोटे टारगेट्स को करने के लिए डेली मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमें अपनी प्रोग्रेस डेली चेक करनी पड़ेगी और इसी बहाने आप धीरे धीरे अपना पोटेंशियल भी बढ़ा पाएंगे। अब बात ये आती है कि आपको लाइफ में कितनी सक्सेस चाहिए, यानी कि आपका नंबर क्या है सक्सेस पाने का। अगर हम किसी से कंपेयर ना करें, उसके बाद भी हर किसी की एक चाहत होती है ना कि मुझे लाइफ में इतना अमीर बनना है कि मैं ये कर सकूं, मैं वो कर सकूं। सबसे पहले आप एक जगह शांति से बैठकर ये सोचिए कि अभी आपके पास कितने पैसे हैं, आप किस एज में रिटायर होना चाहते हैं, आप हर महीने कितनी सेविंग्स करना चाहते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये सब कहीं ना कहीं नंबर के बारे में ही है, यानी कि आपको कितना चाहिए, आप कितना लंबा जीने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या आप फ्यूचर को लेकर सीरियस होकर सोच रहे हैं कि आप फ्यूचर तक काम करना चाहते हैं, या 40 की एज के बाद आप काम नहीं करना चाहते हैं। आप कितना भी आज के बारे में सोचें या सिर्फ आज के लिए ही जिएं, लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर के लिए सोचना ही पड़ेगा। जब तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको लाइफ में चाहिए क्या या कितना चाहिए, तब तक आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आपको पता है कि आप अपने आप से सही सवाल पूछ रहे हैं या गलत। जैसे कि हम ये सवाल तो पूछ लेते हैं कि हम कितने पैसे कमाएं या उन्हें कैसे कमाएं, लेकिन क्या हम कभी ये भी सोचते हैं कि हम कितना कम खर्च करें या हम कैसे कम खर्च करें। हम में से शायद बहुत कम लोग ही ये सोचते होंगे कि मैं कम खर्च कैसे करूं। आजकल लोगों के पर्सनल खर्च इतने ज्यादा हैं कि किसी के पास ये सोचने का समय ही नहीं है कि वो कम खर्च कैसे करें। आपको सही सवाल के पीछे भागना है, क्योंकि सही सवाल होगा तभी सही जवाब मिलेगा। ज्यादातर लोग कठिन सवालों को अवॉइड ही कर जाते हैं, वो खुद से बचना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करना चाहता हूं। और अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसा आप करते क्यों नहीं है, तो शायद आप ये बोलेंगे कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, या फिर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज मैं अपनी जिंदगी में कर रहा हूं। तो आपने नोटिस किया कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर ही नहीं रहे हैं। आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि आप ट्रैवलिंग की फील्ड में ही अपना करियर बना लेते। यहाँ बात सिर्फ सोच की और सही सवाल की है। अगर आपको लाइफ में कभी भी लगता है कि जिंदगी आपको वो नहीं दे रही है जो आप चाहते हो, तो आप शांति से बैठकर ये सोचें कि आखिर आप चाहते क्या हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी उम्र क्या है। बस ये सोचें कि आप जो चाहते हैं उसे आप अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपको उस क्यों का जवाब जानना है। वैसे तो सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती है, लेकिन आपके पास जो समय है आपको उसे बर्बाद भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानते हैं कि हम समय को किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा, समय भी पैसे की ही तरह है, एक बार खर्च हो गया तो वापस नहीं आता। अक्सर ये कहा जाता है कि समय ही धन है, हालांकि इससे हम मनी की कंपैरिजन समय से नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम धन को एक बार खो देते हैं तो इसे किसी भी तरीके से दोबारा तो पा सकते हैं, लेकिन अगर हमने समय को एक बार खो दिया तो इसे किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा दोबारा नहीं पा सकते। इसलिए टाइम इज मनी का मतलब धन की तरह समय बहुत कीमती और इम्पोर्टेंट होता है। आपका गोल हमेशा आपको गाइड करता है कि आपको समय पर इसको पूरा करना है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि आपको बड़े बड़े गोल को छोटे छोटे टारगेट में बदलना ही होगा
और उसे अचीव करना होगा। यानी कि आपके लिए समय बहुत ज्यादा कीमती है। एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में आपको अपने गोल के लिए समय देना ही होगा, तभी तो आप पूरे साल का गोल कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप एक एक दिन करके वेस्ट करते रहेंगे तो कैसे आप साल भर का गोल पूरा ही कर पाएंगे। एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय का उपयोग करना कैसे है। अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए आप सभी काम सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। इस एपिसोड में आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं और इसे बेहतर करने के तरीकों के बारे में भी जानेंगे। इस स्किल के जरिए आपको दिन में किस तरह समय का यूज करना है, कौन सा काम आपको कब और कितने समय में करना है, ये सब डिसाइड करना होता है। इसके जरिए आपको सभी वर्क्स को समय से करने में मदद मिलती है। इस स्किल की सबसे अधिक जरूरत आपको जॉब में पड़ने वाले कामों में होती है, जहां आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में काम को कंप्लीट करना होता है और साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ में कामों को सही समय पर किस प्रकार करना है, ये भी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए आप सीख ही जाते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप अपने समय को कहां और कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। समय का सही यूज करने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है, तभी आप टाइम मैनेजमेंट में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इसे अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपने कामों को इकट्ठा करना है, यानी कि आपको देखना है कि आपको अगले दिन क्या क्या काम करने हैं या फिर क्या आपके गोल्स हैं। कामों को कलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे पहले करना जरूरी है, और कौन से काम को बाद में भी किया जा सकता है। इसमें आपके डेली लाइफ के साथ और बाकी के सभी कामों की लिस्ट शामिल होती है, जिन्हें आप समय के साथ सफलता से कर सकें। आपने सुना भी होगा, आजकल तो फैशन ही चल पड़ा है कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, यानी कि आप कल क्या करना चाहते हैं इसकी आप एक लिस्ट एक दिन पहले ही तैयार कर लेते हैं। वैसे ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो आप अपने अगले दिन की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। 10 में से 10 ना सही, कम से कम आप 8 काम तो सही से करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें हमेशा काम को करने की प्लानिंग भी करनी चाहिए। समय पर काम को पूरा करने के लिए काम की प्लानिंग करें। प्लानिंग करना टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिना अच्छी वर्क स्ट्रेटजी के आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर नहीं बना पाएंगे। प्लानिंग के लिए सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं कि आपको कौन कौन से काम करने हैं। फिर सोचिए कि कौन सा काम आप कितने समय में कर सकते हैं। उसी समय के अकॉर्डिंग काम को अलग से डिवाइड करिए और टारगेटेड समय में काम को करने की कोशिश कीजिए। डेली प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होंगी। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कितनी भी टू डू लिस्ट बना लें, लेकिन आपको काम को प्रायोरिटी तो देनी ही पड़ेगी। आपको ये समझना होगा कि कौन सा काम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो काम आपके लिए ज्यादा जरूरी है आप उसे सबसे पहले करेंगे। तो इसके लिए आपको पहचानना भी तो पड़ेगा कि कौन सा काम आपके लिए जरूरी है। क्या आपको पता है कि कामों को प्रायोरिटी देना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करना और सफलता के साथ समय पर काम को पूरा करने में मदद मिलती है। इससे आपका वो समय बच जाता जो किसी ऐसे काम में लगता जिसका अभी कोई खास आपको मतलब नहीं है। जो काम इंपॉर्टेंट है उनको लिस्ट में सबसे पहले लिखिए। जैसे नंबर 1 लिखकर उसके आगे वो काम लिखिए जिससे आपको ये पता चले कि पहले ये काम करना है। फिर नंबर 2 लिखकर उन काम को लिखिए जो काम करने तो हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि नंबर 1 वाला। नंबर 3 पर उन कामों को लिखिए जिन्हें करने ना करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, जिन्हें आज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ऐसे आप सभी कार्यों को उन्हीं के हिसाब से लिस्ट बनाकर करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर पाएंगे। आपको अपने काम को करने में
ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि जब भी हम किसी काम को करने में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तो फिर हम जल्दी बोर भी हो जाते हैं। आपको अपने काम को मन लगा कर करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक काम करते वक्त दूसरे काम के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा करने से आपका काम खराब हो सकता है और उसे दोबारा करने में फिर उतना ही समय लगेगा और आप समय के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपना समय, पैसा और एफर्ट उन्हीं जगह पर इस्तेमाल करना है जहां पर हमें हाईएस्ट रिटर्न मिल सके। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे एफर्ट्स करने के बाद भी हम अपने बिजनेस को और कैसे ग्रो कर सकते हैं? यानी ये तो हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की। अब इसके बाद क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि और क्या तरीके हो सकते हैं अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, या हमें कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से पैसा आएगा? आइए ये सारी बातें हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले पैसे की ही बात आती है। तो अगर पैसे की बात आ रही है तो हम ये जानते हैं कि आप किस उम्र में मिलियनेयर बन सकते हैं, यानी कि आपको अपना 1 मिलियन बनाने में कितना समय लगेगा। माना कि आप सेविंग करके 1 मिलियन बनाना चाहते हैं तो शायद आपके लिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो, या हो सकता है कि इसमें बहुत सारा समय लग जाए। तो अब आप जानते हैं कि आपको दूसरे रास्ते अपनाने ही होंगे। आप या मेरे जैसे बहुत लोग ये सोचते होंगे कि अगर हम किसी बड़े कॉरपोरेशन के लिए काम करें तो शायद हमारे लिए मनी मेकिंग एक आसान काम हो जाएगा। हाँ, ऐसा सही भी है, क्योंकि बड़े कॉरपोरेशन के टारगेट बड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आज के दौर में काफी अच्छी बात है और शायद यहां से आप सबसे जल्दी पैसा कमा सकते हैं। हम सब ने सुना है बचपन से ही कि रियल एस्टेट में की गई इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी होती है। आज भी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जमीन और प्रॉपर्टी में ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। इसी वजह से रियल एस्टेट की डिमांड मार्केट में हमेशा से ही रही है। आप सभी को पता है कि रियल एस्टेट कितना महंगा होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि कैसे हम रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हैं। मैं आज आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हैं। इनमें से कुछ तरीकों में आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्लॉट, जमीन, शॉप, फ्लैट, ये सब रियल एस्टेट में ही आते हैं। हम सब रियल एस्टेट खरीद और बेच सकते हैं। इसमें भी ट्रेडिंग होती है, जैसे जब रियल एस्टेट का भाव कम होता है तब उसे खरीदा जाता है और बाद में भाव फिर से बढ़ने के बाद उसे बेचा जाता है। दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉपर्टी के द्वारा प्रॉफिट कमाया जाता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये कमीशन यानी कि प्रॉफिट दोनों तरफ से मिलता है, एक प्रॉपर्टी बेचने पर और दूसरा खरीदने पर। मतलब कि आप डबल मुनाफे में होते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पार्ट टाइम और फुल टाइम किसी भी तरह से किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस की तरह भी करते हैं। आजकल तो जिसके पास जमीन, घर या खेत है और किसी तरह की प्रॉपर्टी है, वो उन्हें बेचकर इसका प्रॉफिट कमा सकता है और उसी पैसे से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदकर इस बिजनेस को और बढ़ाता है। बिजनेस में घर खरीदने, बेचने, फ्लैट खरीदने, बेचने, ऑफिस रिलेटेड जगह को खरीदने और बेचने, कारखानों को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में कई लोग चाहकर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ये रकम लाखों में होती है। आप प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट जरूरी है।
रियल एस्टेट में सोच समझ कर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है। हम आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का आसान तरीका बता रहे हैं। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT के जरिए ये काम कर सकते हैं। पहले जानते हैं कि क्या है REIT। जिस तरह म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा कर शेयरों या बॉन्डों में इन्वेस्ट करती है, उसी तरह REIT इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। इससे REIT को रेगुलर इनकम होती है। साथ ही जिस प्रॉपर्टी में उसने इन्वेस्ट किया है उसकी कीमत बढ़ती रहती है, इससे भी उसे फायदा होता है। REIT कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। इसमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजनेस पार्क आदि हो सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट से उसे किराए के रूप में रेगुलर इनकम होती है। रियल एस्टेट में आप कई तरीके से काम कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में जॉब भी कर सकते हैं। इसमें आपको जॉब में सैलरी भी मिलती है और कई बार आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। हर जगह पर आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलते, पर सैलरी तो मिलती ही है। इसके अलावा आप अगर खुद से कुछ करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। इंडिया में अगर आपको एक रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो आपको RERA में रजिस्ट्रेशन करना होता है। RERA या रेरा क्या है? रेरा रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होता है और इसमें आपको 10,000 रुपए तक का खर्च हो सकता है। अब हम जानते हैं कि रियल एस्टेट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मैं आपके साथ कुछ तरीके शेयर करने वाला हूं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रियल एस्टेट में पैसे मिलते कैसे हैं, या यूं कहें कि रियल एस्टेट में काम किया कैसे जाता है। जो सबसे आसान तरीका है वो है जॉब, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। आप अगर रियल एस्टेट में नए हैं तो इसमें आप शुरू में जॉब कर सकते हैं। जॉब से आपको एक फिक्स सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट एजेंट बनकर भी पैसे कमा सकते हैं। इसमें आप अकेले भी काम कर सकते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने में गाइड करना होगा। इसमें आप अगर ऑनलाइन तरीके से काम करें तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। इसमें आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप कोई डील क्लोज करते हैं। इसमें कभी कभी आपको मकान मालिक से या कभी दोनों तरफ से भी कमीशन मिलता है। अब वो परसेंटेज पर होता है कि जितने की प्रॉपर्टी बिकी है उस पर आपको कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि प्रॉपर्टी लाखों रुपए की होती है, उस पर आपको अगर थोड़ा भी कमीशन मिल गया तो वो काफी ज्यादा होता है। आप अगर रियल एस्टेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी मेंटेन करने का भी एक अच्छा तरीका है। इस तरीके में आपको लोगों की प्रॉपर्टी मेंटेन करनी होती है। जो लोग किसी काम की वजह से दूसरे शहर में रहते हैं उनके लिए अपने शहर की प्रॉपर्टी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें आप उनकी मदद करके इस तरीके से भी रियल एस्टेट में पैसे कमा सकते हैं। हम सबको पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। रियल एस्टेट में भी लोगों को प्रॉपर्टी अच्छी दिखानी होती है। इसके लिए जो ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उसका वीडियो जरूर बनाता है। जो बड़ी प्रॉपर्टी होती है जैसे बंगलो, फ्लैट, इन सब के अच्छे वीडियोस बनाने के लिए वीडियोग्राफर की जरूरत पड़ती है। इसमें अगर आपको फोटोग्राफी और वीडियो बनाने में एक्सपीरियंस है तो आप इसकी सर्विस देना भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको एक दिन के शूट के 8 से लेकर 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। इसमें आपके काम पर है कि आप किस तरह का काम करके सामने वाले को देते हैं। इस हिसाब से आप पैसे कमा सकते हैं। आपके पास अगर पहले से ही कोई प्रॉपर्टी है जैसे कोई फ्लैट, मकान, शॉप, तो आप उसे रेंट पर देकर भी पैसे कमा सकते हैं। ये एक तरह की पैसिव इनकम आप कमा रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ प्रॉपर्टी रेंट पर देने का ही काम करना होगा। आज के समय में बहुत से लोग
प्रॉपर्टी रेंट पर लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो सभी तरीके जिनसे आप रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हैं। आप अगर रियल एस्टेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको काफी चीजें सीखनी होंगी। आपको इसमें सेल्स सीखनी है और कैसे बात करना है, ये सारी बातें सीखनी है, तो आप रियल एस्टेट से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ आज के समय में आप अगर रियल एस्टेट में काम करते हैं तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आना ही चाहिए। सभी लोग ज्यादातर आजकल सोशल मीडिया पर ही अपना समय बिता रहे हैं, तो आप लीड्स लेने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब इस एपिसोड में हम मनी मेकर बनने की बात कर ही रहे हैं, तो जान लेते हैं कि और कैसे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो तीसरा तरीका यह है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, पर आपको लाइफ में एक बार बिजनेस करने के लिए तो जरूर सोचना ही चाहिए। आज की इस बढ़ती महंगाई में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच ही रहा है, और इसका सबसे अच्छा उपाय है अपना बिजनेस, क्योंकि आज के समय में एक सीमित आय होने की वजह से दिन रात बढ़ते खर्च को सहन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे में आपको छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस करके भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि प्रॉफिट और लॉस हर बिजनेस में होता है, और किसी भी बिजनेस को जमने में भले ही वो कितना ही छोटा बिजनेस क्यों ना हो, समय तो लगता ही है। आज के समय में ऐसे बहुत से स्मॉल बिजनेस आइडियाज हैं जिसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं। नौकरी में आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपके ग्रो करने के चांसेस लिमिटेड ही होंगे। अप्रेजल के टाइम पर नौकरी में आपको 10 या 20% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। वहीं आप बिजनेस में जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। नौकरी और बिजनेस दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो बिजनेस करना ज्यादा फायदेमंद होता है। बिजनेस क्यों करना चाहिए? इसका कोई आंसर नहीं है कि क्यों करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप बिजनेस कर सकते हैं या आपके पास ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो आपको प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस करना आपको पसंद हो और बिजनेस के बारे में आपके पास नॉलेज भी हो, तो ऐसे में आप बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बिजनेस करना ही चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके लिए जॉब सही है तो आप जॉब भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और आपको ये भी नहीं पता कि कितने टाइप से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। यदि आपको इसका मतलब बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग वो बिजनेस होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर आता है मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM। इसमें किसी कंपनी के साथ जुड़ के तथा आप अपने नीचे अदर मेंबर्स को ज्वाइन कराने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। इस बिजनेस में किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्ट लेकर दुकानदार तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके बाद आता है सर्विस। इसमें आप कस्टमर को किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में पैसे चार्ज करते हैं, जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर, पेंट का काम, कार सर्विस एक्सेट्रा। ये सारे सर्विस बिजनेस हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी। इस बिजनेस में किसी कंपनी के फ्रेंचाइज लेकर उसके नाम से आप स्टोर ओपन कर सकते हैं। और लास्ट है रिटेल। इसका एग्जाम्पल है पकौड़ों की दुकान, किराना स्टोर एक्सेट्रा। यानी आप कोई भी छोटी मोटी रिटेल शॉप ओपन करके भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हमने थोड़ा बहुत ये तो जान लिया कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि हम अपना बिजनेस
रन कैसे करेंगे और बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे। यानी कि अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको पैसे चाहिए, राइट। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे और आपको कहां से पैसे मिलेंगे और कहां से इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। हम सब ये सोचते हैं कि अगर हमें स्टार्टअप शुरू करना है तो इसके लिए फंडिंग कैसे मिलेगी, कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए तो मेरा स्टार्टअप शुरू हो जाए। कोई इन्वेस्टर हो तो सही है। हो सकता है आप भी यही सोच रहे हो कि मेरे पास इतना शानदार आइडिया है, बस एक इन्वेस्टर की देरी है। इन्वेस्टर मिल जाए तो इससे $1 बिलियन की कंपनी बनते देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से ये बात लगभग हर फाउंडर सोचता ही है। मैंने भी सोचा था, लेकिन उम्मीद और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये जर्नी इतनी आसान होती तो हर दूसरा इंसान यूनिकॉर्न बनकर करोड़ों रुपए कमा रहा होता। याद रखिए, लोग पैसा घोड़े पर नहीं, घुड़सवार पर लगाते हैं। और शुरू में आपके पास कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती है जिसे आप दिखाकर फंड्स हासिल कर सकें। आइडिया चाहे जितना भी अच्छा हो, लोग फ्रेशर पर दांव नहीं खेलना चाहते। बस यहीं पर बूटस्ट्रैपिंग काम आती है। तो चलिए समझते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग कैसे करें या शुरू के फंड्स जुटाएं कैसे। बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे सरल तरीका है बूटस्ट्रैपिंग। तो आइए जानते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अब आप स्टार्टअप में जा रहे हैं तो आपको स्टार्टअप के कुछ वर्ड्स के मतलब पता होने ही चाहिए। बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टअप करने का वो तरीका होता है जहां आप शुरू में किसी इन्वेस्टर से पैसे ना लेकर अपने पैसे पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन अधिकतर फाउंडर्स यही करते हैं क्योंकि बूटस्ट्रैपिंग केवल आपके ही नहीं, इन्वेस्टर के भरोसे को भी मजबूत बनाता है। इन्वेस्टर भी यही मानता है कि अगर आप खुद के पैसे लगाकर किसी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आइडिया को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं और कुछ बड़ा और लंबा सोच रहे हैं। बूटस्ट्रैपिंग का सबसे बड़ा फायदा जो हमें मिलता है वो ये कि अपने हिसाब से काम करने का मौका हमें मिल जाता है। शुरू में आप बहुत सारी चीजों में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सक्सेस होती हैं तो कुछ फेल भी। बस यही करने का अधिकार आपको मिल जाता है क्योंकि जब आप किसी इन्वेस्टर के साथ में जुड़ते हैं तो आपके फैसलों में बहुत हद तक उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो ही जाती है, जो कई बार फाउंडर को वो करने से रोक लेती है जो वो करना चाहता है। हर बिजनेस के टाइप के हिसाब से फंड्स की जरूरतें कम या ज्यादा हो सकती हैं। आपको सबसे पहले अपने बिजनेस के लिए ये होमवर्क करके रखना होगा। फिर देखिए कि आपके बिजनेस के लिए पहले 2 साल में कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी। आपको उन दोस्तों की तलाश करनी है जो बिजनेस करना चाहते हैं या उसमें पैसे लगा सकते हैं। उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको एक एक करके अपना आइडिया बताइए। ये आइडिया आपके साथ भी काम कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जॉब में होते हैं लेकिन साथ में किसी बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों की तलाश करें, उनको अपने बिजनेस प्लान्स के बारे में विस्तार से बताएं, प्रॉफिट लॉस दोनों को समझाएं और फिर उनका इंटरेस्ट देखें। कहते हैं जब आप किसी काम को शिद्दत से करने की ठान लेते हैं तो यूनिवर्स भी उसके लिए काम करना शुरू कर ही देता है। बस एक फाउंडर की जिंदगी इसी जिद और भरोसे से चलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो आप में और आपके बिजनेस में भरोसा दिखाएंगे और आप एक सफल स्टार्टअप बिल्ड कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास अगला तरीका है। आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, बिजनेस लोन लेने का। आप बिजनेस लोन लेकर भी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। आप होम इक्विटी लोन भी ले सकते हैं। आप अपने फैमिली फ्रेंड से भी लोन ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने बिजनेस के लिए इक्विटी पार्टनर्स भी इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे भी आपको पैसे मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें
तो सेलर से भी पैसे ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार बिजनेस क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, यानी वो अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो उनसे कम दाम में उनसे उनका बिजनेस खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग सप्लायर बनकर भी काम करते हैं, यानी कि बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर बनके उनके लिए काम करें और उसके बदले वो आपको पैसे भी देते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कुछ साल पहले इंटरनेट पर अचानक एक शब्द क्राउड फंडिंग देखने को मिला। बताया गया कि क्राउड फंडिंग पैसे जुटाने का एक तरीका है, लेकिन ये बाकी सारे तरीकों से कैसे अलग है और ये होता क्या है, ये सवाल आपके दिमाग में भी आता ही होगा। आज हम आपको फंड इकट्ठा करने के इस तरीके के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। क्राउड फंडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी काम के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए लोगों के ग्रुप से मदद मांगी जाती है। क्राउड फंडिंग में जो भी लोग अपने पैसे देते हैं उन्हें मालूम होता है कि वो कहां और किस ऑब्जेक्टिव के लिए फंड दे रहे हैं। आसान लैंग्वेज में क्राउड फंडिंग की डेफिनेशन को समझें तो क्राउड फंडिंग किसी खास प्रोजेक्ट, बिजनेस वेंचर या सोशल वेलफेयर के लिए तमाम लोगों से छोटी मोटी रकम जुटाने की प्रोसेस है। क्राउड फंडिंग के लिए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज किया जाता है। इनके जरिए फंड इकट्ठा करने वाले इन्वेस्टर्स को फंड इकट्ठा करने का रीजन बताता है। अपने मकसद को वो खुलकर इन्वेस्टर्स के सामने रखता है। इसमें वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन देता है। इंडिया की बात करें तो रूल्स के अकॉर्डिंग इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग गैर कानूनी है, लेकिन लोग वेलफेयर के नाम पर क्राउड फंडिंग उठा सकते हैं। आपको पता ही है, शुरुआती दौर में स्टार्टअप कमाई नहीं कर रहा होता। ऐसे में अगर कोई बैंक से लोन लेकर बिजनेस करना चाहता है तो इंटरेस्ट चुकाने में प्रॉब्लम होती है। यही वजह है कि बहुत से स्टार्टअप्स अपनी कुछ इक्विटी इन्वेस्टर्स को देकर उनसे फंडिंग जुटाते हैं और फिर उस फंडिंग के पैसों से बिजनेस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फंडिंग हासिल करें तो करें कैसे। आइए जानते हैं स्टार्टअप इंडिया के अनुसार फंडिंग उठाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो स्टार्टअप को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फंडिंग उठानी भी है या नहीं। उसके बाद आपको ये जानना होगा कि कितनी फंडिंग की जरूरत है और किस काम के लिए फंडिंग चाहिए। आपको उस फंडिंग को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी पहले से तय करना होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स पूछेंगे कि आप पैसों का करेंगे क्या। ये तय करें कि फंडिंग के पैसों से आपको करना क्या है। सब फंडिंग उठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए आप भी फंडिंग ना उठाएं, क्योंकि फंडिंग के बदले आपको अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी भी देनी होगी। आपको ध्यान रखना होगा, कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी और उसी के साथ साथ कंपनी की हिस्सेदारी की वैल्यू भी बढ़ती ही चली जाएगी। इन्वेस्टर्स आपसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ और मार्केट पोजीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं, बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, आइडिया यूनिक है या नहीं, स्टार्टअप को मुनाफे में आने में कितना वक्त लगेगा, एंटरप्रेन्योर यानी आपका विजन और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आप ऐसे सवालों के लिए अपनी पिच तैयार रखें। जब ये तय हो जाए कि आप फंडिंग उठाने के लिए रेडी हैं, तो आपको अपनी पिच तैयार करनी होगी। पिच तैयार करने का मतलब है कि आपको अपने स्टार्टअप के बारे में एक अच्छी सी कहानी तैयार करनी होगी। एक स्टार्टअप प्रेजेंटेशन बनानी होगी जिसमें अपने बिजनेस से जुड़े तमाम पॉइंट्स को कवर करना होगा। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा है तो आपको कुछ हद तक इसका अंदाजा भी लग गया होगा कि आपको किस तरह अपनी कहानी निवेशकों को सुनानी है। आपको अपनी कहानी में कमाई बताने से लेकर ये भी समझाना होगा कि आपका विजन कितना बड़ा है और कैसे आप एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पिच तैयार होने के बाद
आपको इन्वेस्टर्स को टारगेट करना होगा। आपको ये समझना होगा कि इस वक्त मार्केट में कौन कौन से इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं और वो आपको क्या दे सकते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि आप सिर्फ पैसे जुटाने के मकसद से फंडिंग उठाने ना जाएं। ये भी देखें कि जो इन्वेस्टर्स आपको पैसे दे रहे हैं वो आपकी क्या मदद कर सकते हैं। कोशिश करें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढें जो फंडिंग तो दे ही, साथ ही आपके बिजनेस को कई गुना करने में आपकी मदद भी करे। ये मदद वो अपनी टीम, नेटवर्क या कॉन्टैक्ट्स के जरिए कर सकता है। आपको जो इन्वेस्टर सही लगे उस पर फोकस करें और उसके सामने अपनी पिच को रखें। अगर आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाता है और निवेश के लिए तैयार हो जाता है तो आपको अपने बिजनेस की हकीकत साबित करनी होगी। आपको उसे साबित करना होगा कि जो भी बातें कहकर आपने इन्वेस्टमेंट लिया है उनमें कुछ भी गलत नहीं है। इन्वेस्टर भी आपका बिजनेस, बैकग्राउंड, टीम सबके बारे में अच्छे से चेकिंग करेगा। उसी के बाद आपको निवेश के पैसे या मदद देगा। जब भी आप मार्केट में या इन्वेस्टर के सामने हो तो अपने लिए एक कहानी यानी अपने बिजनेस के लिए एक स्टोरी जरूर तैयार रखें। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे लोग आपकी कहानी से अटैच होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक इंसान की अपनी एक कहानी होती है, वैसे ही हर बिजनेस की अपनी कहानी होती है। क्या आपको पता है कि बिजनेस में एक टर्म होता है जिसका नाम होता है यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे। एक ऐसा स्पेसिफिक बेनिफिट जो आपके पास है, आपकी क्वालिटी है जो कि और किसी के पास नहीं है। यानी उस एक पॉइंट की बदौलत आप अपना पूरा बिजनेस रन कर रहे हैं। आप में से डोमिनोज का पिज्जा तो शायद हर किसी ने खाया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है जब भी आप डोमिनोज का नाम लेते हैं सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? 30 मिनट डिलीवरी। यानी कि डोमिनोज का यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये 30 मिनट में डिलीवरी कर देता है, अदरवाइज पिज्जा फ्री हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इस फ्री पिज्जा का आनंद लिया है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी यूएसपी तो यही है। डोमिनोज उन कंपनियों में शामिल रही है जिसने देश और रीजन के हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव किया। क्योंकि डोमिनोज ने शुरू से ही डिलीवरी पर फोकस किया, इसलिए डिलीवरी और टेक्नोलॉजी पर अपनी पकड़ बना कर रखी। दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के लिए अमेरिका के बाद भारत एक बड़ा मार्केट है। डोमिनोज भी उन्हीं कंपनियों में से एक है। प्रेजेंट टाइम में डोमिनोज रोजाना 15 लाख पिज्जा बेचती है। दुनिया भर में इसके करीब 20,000 फ्रेंचाइजी स्टोर हैं। भले ही डोमिनोज की नींव 1960 में पड़ी हो, लेकिन ये पिज्जा चेन इससे भी ज्यादा पुरानी है। अगर हम बात करें मैगी की, तो मैगी जब मार्केट में आई थी तो ज्यादा नूडल्स मार्केट में थे नहीं, पर फिर भी लोगों के दिल में घर करने के लिए और देसी नूडल्स को रिप्लेस करने के लिए मैगी ने एक बढ़िया यूएसपी निकाली। उसने 2 मिनट नूडल्स को अपना यूएसपी बनाया, यानी कि एक ऐसा नूडल जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। उस समय जो भी नूडल्स मार्केट में थे उन सभी स्नैक्स को बनने में टाइम लगता था। मैगी ने 2 मिनट के नाम पर बहुत मार्केटिंग की, जिसकी वजह से आज मैगी बहुत ज्यादा फेमस है। हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। अगर आप ऑडियंस को अपनी सही कहानी सुनाते हैं तो हर कोई आपके बिजनेस में दिलचस्पी जरूर लेगा। जब भी आप अपनी कंपनी की, अपनी वेबसाइट की या अपने बिजनेस का ऐड करते हैं तो कभी भी अपनी स्टोरी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हर किसी के बिजनेस शुरू करने का कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। ऑडियंस को पूरा मौका देना चाहिए कि वो आपकी स्टोरी जान सके, क्योंकि इस तरह वो आपसे एक पर्सनल रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे और आपको ज्यादा करीब से जान पाएंगे। मैं तो यही कहूंगा
कि इनकम को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी कहानी आपका सबसे पावरफुल टूल है। लोगों को कहानी सुनना बहुत पसंद है। अरे हम तो भारतीय हैं, हमें तो बचपन से ही कहानी सुनाने की आदत है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्टोरी किसी भी सेल्स प्रेजेंटेशन का हार्ट होती है। जब भी मार्केट में आपका बिजनेस आइडिया आया, अपना एडवर्टाइजमेंट लेकर आए। कोशिश करें कि आपकी स्टोरी उसमें निकल करके आए। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो क्या आपके लिए यूएसपी जरूरी है? हाँ बिल्कुल, यूएसपी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूएसपी के जरिए आप मार्केट में पहले से अवेलेबल ब्रांड से compete कर सकते हैं और लोगों को एक रीजन भी दे सकते हैं कि लोग आपको क्यों पसंद करें या लोग आपको क्यों खरीदें। हमेशा अपने बिजनेस को ये समझने के बाद करें कि अगर कभी आप चाहें तो इसको अच्छे दामों में बेच सकें। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको और महंगे दामों में बेच भी देते हैं। या फिर किसी ने होटल का बिजनेस स्टार्ट किया और फिर उसे बेच दिया। वैसे भी बिजनेस में दो ही चीजें चलती हैं, या तो उसे अपने पास रखो या फिर उसे सेल कर दो। क्योंकि जब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको नए नए बिजनेस बनाकर उसे बेचना है, तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा तेज तरक्की करोगे। वरना आप एक बिजनेस को लेकर ही बैठे रहोगे और फिर हो सकता है अंत में आपका वो बिजनेस भी ढंग से चल ना पाए और आपको खुद की जेब का सहारा लेना ही पड़ जाए। जैसे हम क्यों बात कर रहे थे कि हर एक की अपनी कहानी होती है, बिल्कुल वैसे ही सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी भी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने शहर में किसी एक रिटेल शॉप में जाना है, राशन खरीदना है, तो क्या आप सभी लोग एक ही दुकान पर जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसके घर के पास जो भी दुकान होगी वहां से सामान परचेज कर लेगा। बिल्कुल उसी तरह आपको भी बिजनेस करते वक्त ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसी एक स्ट्रेटजी या ऐसी एक चीज क्या है आपके पास जो किसी और के पास नहीं है। उस एक चीज को बढ़ावा देने की कोशिश करें। आजकल मार्केट में रोजाना हजारों बिजनेस खुलते हैं और बंद भी हो जाते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपका बिजनेस बंद होने वाली लिस्ट में शामिल हो, तो आपको दूसरों से अलग बनने के लिए कुछ तो ऐसा ढूंढना होगा जो किसी में ना हो। क्या आपको याद है कि जब आप स्कूल जाते थे तो क्लास में आपको दो तरह के बच्चे हमेशा याद रहते थे। या तो पढ़ने में जो सबसे ज्यादा होशियार होते थे वो याद रह जाते थे, या फिर जो पढ़ने में सबसे ज्यादा कीचड़ होते थे वो आपको याद रहते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को लोग याद रखें और लोगों के दिमाग में वो रहे, तो या तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल या पर्सनल चीजों को आगे लेकर के आएंगे, या फिर आप सच में गायब ही हो जाएंगे। आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है और फेम हमेशा मनी को अट्रैक्ट करता है। पहले के जमाने में फेमस होना या लोगों की नजरों में आना बहुत ही कठिन होता था। यहाँ तक कि अगर किसी को एक्टर भी बनना है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप वीडियो बनाकर अपना बिजनेस भी प्रमोट कर सकते हैं और लोगों की नजरों में भी आ सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि फेमस होकर क्या ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। फेमस होने के बाद आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जानने लग जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल कई इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर लोगों के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। अगर आप खुद ही फेमस हो जाएंगे तो आपको किसी और इन्फ्लुएंसर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिजनेस प्रमोट करवाने के लिए। ये कहीं ना कहीं आपकी मार्केट वर्थ ही बढ़ाता है। आपको कोशिश करनी होगी कि आप गलत तरीके से फेम क्लेम ना करें, बल्कि अपनी एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखें, यानी कि अपनी रची कहानी रिफॉर्म करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग आपके बिजनेस से जुड़ पाएं। यहां तक तो हमने समझ लिया कि कैसे हम अपने बिजनेस को लोगों तक तो पहुंचाएं, लेकिन अगर हम एक बिजनेस रन करते हैं तो हमारे पास कितनी इनकम हमेशा होनी चाहिए, या कल को अगर अचानक से बिजनेस ठप हो भी जाए तो हम कैसे उसे अचानक मैनेज कर पाएंगे। हम कौन कौन से खर्च कंट्रोल करें जिससे हम
पैसे बचा पाएं और सेविंग्स कर पाएं। आइए जानते हैं इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, रोटी, कपड़ा, मकान इंसान की 3 सबसे बड़ी जरूरतें होती हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक इंसान को पैसे की जरूरत भी होती है। आज के समय में हर इंसान का सपना होता है कि एक अपना खुद का घर रहे, गाड़ी रहे, अच्छा खाना खाए वो और अच्छे कपड़े पहने और अपनी मनपसंद की वो चीजें खरीदे। जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास एक बैकअप प्लान या बैंक में कम से कम 5-6 महीने भर का खर्चा तो होना ही चाहिए। बिजनेस एक रोलर कोस्टर की तरह कभी अप कभी डाउन हो भी सकता है। आपको मेंटली इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि बिजनेस में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ ही सकती है। यह ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस से बस एक्सपेंसेस ही चलें, लेकिन पर्सनल खर्च के लिए आपको अपने पास पहले से बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है। इसके अलावा लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं जिनको पूरा करने के लिए पैसों की नीड होती है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और जो आपको सैलरी मिल रही है उससे ही आप अपना घर का खर्च मैनेज करते हैं और आपका सारा पैसा इधर उधर के खर्चों में ही चला जाता है और आप हर महीने सोचते हैं कि कुछ पैसों की सेविंग करें, लेकिन आपका सारा पैसा खर्चों में ही निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप अपने पैसे की बचत नहीं करेंगे तब तक आप अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको पैसों की बचत तो करना आना ही चाहिए। अब सवाल उठता यह है कि पैसे बचाएं तो बचाएं कैसे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। पैसे की बचत कैसे करें? इसके लिए जब तक आप अपने कमाए गए पैसों के अंदर बचत का कोई प्लान नहीं बनाते हैं तब तक आप कभी भी बचत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने अनुसार या तो महीने के आखिर में या महीने की शुरुआत में एक प्लान बनाना होता है और उसके अनुसार ही बचत करनी होती है और उसके अनुसार ही खर्च भी करने होते हैं। इस तरह से अगर आप कोई भी प्लान बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको कितने पैसे बचाने हैं और कितने पैसे खर्च करने हैं। उस प्लान के अंदर आपको अपने बचत के पैसे भी लिखने होते हैं कि आपको महीने में कितने पैसे बचाने हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से महीने के अंदर प्लान करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप पैसे जरूर बचा सकते हैं। यदि आप पैसे कैसे बचाएं का राज जानना चाहते हैं तो हमेशा जरूरी होने पर ही बाजार जाएं। हम सभी को जरूरत के लिए बाजार जाने की आवश्यकता होती है क्योंकि हमें हमारी जरूरत का सामान बाजार के अंदर ही मिलता है। लेकिन बहुत बार हम बिना किसी काम के बाजार चल देते हैं और वहां पर कुछ ऐसी फालतू की चीजें खरीद कर ले आते हैं जो हमारे किसी भी काम की नहीं होती। और जब आप फालतू की चीजों के ऊपर अपने खर्च करने लग जाते हैं तो आप कभी भी बचत नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जरूरत पड़ने पर ही बाजार जाएं। कहा जाता है कि पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी होता है पैसे को बचाना, और पैसे को बचाने से भी ज्यादा जरूरी पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना होता है। दोस्तों, आप सभी बहुत ही मेहनत करके अपने लिए पैसे कमाते हैं ताकि आप और आपका पूरा परिवार खुश रहे। लेकिन जब आप उन पैसों को गलत जगह पर खर्च कर देते हैं तो आपके पैसे कमाने का कोई फायदा ही नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप अपने कमाए गए पैसों को बचाते हैं और उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर आप करोड़पति भी बन सकते हैं। इसलिए अपने पैसों को सही जगह पर ही निवेश करें और जरूर करें। बहुत बार हम अपने लिए अनावश्यक चीजों को खरीदते रह जाते हैं और अपने खर्चों को बढ़ाते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी अपने पैसों को बचा नहीं पाते और सही जगह पर निवेश नहीं कर पाते। शायद यही कारण होता है कि बहुत से लोग कभी भी औसतन जीवन से ऊपर अपने जीवन को जी ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जो इंसान अपने पैसे को खर्च करता है वो इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। इसलिए अपने फालतू के खर्चों पर कंट्रोल करें और उन पैसों की बचत करें और उन्हें सही जगह पर निवेश करें। दोस्तों, क्या आप अमीर बनने का राज जानते हैं? अगर नहीं जानते
तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जो भी पैसे कमाते हैं, अगर आप उससे कम खर्च करते हैं और अपने पैसों की बचत करके उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप आने वाले कुछ सालों के अंदर एक अमीर इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने खर्च को आमदनी से ज्यादा कर रहे हैं, तो आप ना तो कभी खुश ही रह सकते हैं और ना ही कभी अमीर ही बन सकते हैं। इसके अलावा अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करने पर आप तनाव के अंदर रहते हैं। इसलिए कभी भी अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च ना करें। जब भी आप बाजार के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप कभी भी लिस्ट बनाकर नहीं ले जाते हैं, जिसकी वजह से आप जरूरत ना होने पर भी बहुत सी चीजें खरीद कर ले आते हैं और बचत नहीं कर पाते और घर आकर सोचते हैं कि पैसे कैसे बचाएं। लेकिन अगर आप बाजार जाते समय प्रोडक्ट्स की लिस्ट लेकर जाते हैं और सिर्फ जरूरत के सामान को ही खरीदते हैं, तो आप आसानी के साथ बचत कर पाते हैं। बाजार के अंदर हम प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जरूरत से अधिक चीजों को खरीदते हैं और अपने ऊपर अनयूजफुल दबाव पैदा करते हैं। इसलिए शॉपिंग के समय लिस्ट जरूर तैयार करें। जब भी आप मार्केट के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप एक से अधिक सामान खरीद कर ले आते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप सिर्फ जरूरी चीजों को ही खरीदते हैं और आपका अनावश्यक खर्च बच जाता है। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग ही करें। इसलिए जब भी आप शॉपिंग करने के लिए कहीं भी बाहर जाते हैं, तो अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करें और अपनी जरूरत का सामान ही खरीदें। क्योंकि जब आप अनयूजफुल चीजें खरीदने लग जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आपको अपनी जरूरत का सामान बेचना पड़ जाता है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर दबाव पैदा ना करें और ना ही अपने परिवार के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ही पैदा करें। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं और उसे बैंक के अंदर जमा करवाते हैं, तो जरूरत पड़ने पर आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप उसे कभी भी निकलवा सकते हैं और अपनी जरूरत को पूरा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्चों को हटाकर, अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों को हटाकर अपने लिए कुछ बचत करनी होती है, जिसको आप हर महीने के अनुसार अपने बैंक खाते के अंदर जमा करवा सकें और फ्यूचर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम से आसानी से बच सकें। बहुत से लोग कपड़ों के ऊपर अपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदते हैं। अगर आपको बचत करनी ही है, तो अपनी जरूरत के अनुसार ही कपड़े खरीदें और बाकी के खर्चों से बचें। अगर दोस्तों आप भी फ्यूचर के अंदर अमीर बनना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आज से ही पैसों की बचत करना शुरू कर दें और उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दें।